गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि ऑनलाइन क्लासेस आपकी चल रही है और कंटिन्यू लेक्चर भी हम सभी लोग आपको लेक्चर भी चल रही है, क्लासेस भी चल रही है, ऑनलाइन क्लासेस चल रही है और तीसरा चैप्टर यानी थर्ड लेसन हमारा तीसरा अध्याय भी शुरू हो चुका है। और लेकिन एक चीज़ मैंने ऑब्जर्व किया, मैंने देखा कि बच्चे जो है किसी तरह का कोई कमेंट्स नहीं आ रहा है, ना कोई फीडबैक दे रहा है कि क्लासेस कैसे अच्छा लग रहा है, नहीं अच्छा लग रहा है, या समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। ये फीडबैक किसी बच्चे की तरफ से एक दो बच्चों ने कमेंट्स किया था, कुछ चीज़ों को पूछा था, तो मैंने यूट्यूब पे मैंने उनको कमेंट्स का मैंने रिप्लाई भी किया। तो ये मतलब ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ एक बच्चे हैं जो सही से उस पर ध्यान दे रहे हैं, या वीडियो आप लोग, क्योंकि ग्रुप में मैसेज जा रहा है लेकिन ग्रुप में बच्चे कुछ ही एक बच्चे हैं। मैंने पिछले हफ्ते जो है टेस्ट भी मैंने दिया था, तो टेस्ट में भी बच्चों ने कुछ एक दो बच्चों ने ही पार्टिसिपेट किया और बाकी किसी बच्चे ने ये टेस्ट का भी कोई रिप्लाई नहीं किया, ना किसी ने सॉल्व किया। तो इससे पता चल रहा है कि आपका इंटरेस्ट यानी दिलचस्पी ऑनलाइन क्लासेस में नहीं। हालांकि अभी आपको भी पता है कि ये जो लॉकडाउन का जो प्रोसेस है खुल तो गया है, लेकिन ये कंटिन्यू अभी स्कूल कॉलेजेस का कुछ अनिश्चित है कि कब खुलेगा कब नहीं खुलेगा। तो ये इसको आपको ध्यान रखते हुए पढ़ाई के लिए बिल्कुल आप तैयार हो जाइए, और तैयार हो जाइए क्या, शुरू कर दीजिए, क्योंकि तैयार होने का समय भी नहीं है और जब वक्त आ जाएगा एग्ज़ाम का तो फिर आपके पास समय नहीं रहेगा। जैसे कि आपको पता है कि समय जो है किसी का वेट नहीं करता, तो समय के साथ साथ जो चलेगा वही आज के ज़माने में कामयाब होगा। तो मैं ज़्यादा इस पर मुझे बात नहीं करनी है कि समय के ऊपर से काफ़ी मैं बात कर चुका हूँ आप लोगों के सामने। तीसरा अध्याय चल रहा है शैक्षिक विचारधाराएं, एजुकेशनल थॉट्स। इसमें पहला पॉइंट्स हमने पिछले हफ्ते मैंने डिस्कस किया था, वीडियो मैंने उसमें बताया था, आइडियलिज्म, आदर्शवाद। आदर्शवाद क्या चीज़ होता है मैंने उसमें बताया था कि आध्यात्मिक यानी ये आत्मा से जुड़ा होता है। आदर्शवाद, शिक्षा में आदर्शवाद क्या है और आदर्शवाद होता क्या है, ये सारे पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था, डिस्क्राइब किया था, आपके सामने बताई थी। और कुछ एक फिलोसफर के वक्तव्य भी मैंने रखे थे, तो उस पर क्योंकि आप लोग का मुझे ऐसा लग रहा है ना तो ध्यान दे रहे हो, ना तो उस पर ना तो आप स्टडी कर रहे हो, क्योंकि कुछ कमेंट्स या फीडबैक नहीं आ रहे हैं। तो लेकिन ये है कि क्लासेस तो चल रही है, सभी क्लासेस चल रही, सभी सब्जेक्ट के क्लासेस चल रही है, तो फीडबैक आपका देना ज़रूरी है, पढ़ाई पे भी ध्यान देना ज़रूरी है, बार बार रिपीट करने के कुछ अगर फ़ायदा अगर हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं क्योंकि आपको इसके ऊपर ध्यान देना है। तो जैसे मैंने कहा कि पिछले हफ्ते मैंने एजुकेशनल थॉट्स के ऊपर पहला पॉइंट्स किया था, मैंने डाला था आइडियलिज्म का। आइडियलिज्म का पहला पॉइंट था आदर्शवाद, जिसको कहते हैं, पहला पॉइंट था आदर्शवाद। आदर्शवाद ये होता है कि ये यानी टोटली जो है आदर्शवाद के बारे में कि आत्मा या ये आध्यात्मिक चीज से जुड़ा हुआ है, ये स्पिरिचुअल जिसको कहना चाहिए कि जिसको हम कह सकते हैं रूहानी या आध्यात्मिक कह सकते हैं। ये आत्मा यानी परमात्मा से जुड़ा होता है, क्योंकि शिक्षा में जब तक हम लोग आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त नहीं करेंगे हमारा ना तो हम संसार में सुखी रह सकते हैं, ना तो दूसरी दुनिया के बारे में, जैसे कहा जाता है कि दूसरे संसार के बारे में भी आदर्शवाद बताया जाता है या उसके बारे में सिखाया जाता है कि आदर्शवाद से ही मनुष्य जो है आदर्शवादी बन सकता है, अच्छा इंसान बन सकता है। तो कुछ पॉइंट्स मैं फिर वापस से रिवाइज कर रहा हूँ, उसको रिपीट कर रहा हूँ, तो उस पर ध्यान दीजिएगा कि ये जो आदर्शवाद शिक्षा में आदर्शवाद क्या था। शिक्षा वो चीज़ होता है, जैसे मैंने कुछ एक पॉइंट्स मैंने उसमें डिस्क्राइब किया था कि जैसे एक क्या कहना चाहिए, गार्डनर होता है, माली जिसको कहा जाता है कि माली होता है, वो माली अपने उस
झाड़ियों को, उन फूल के बगीचे को जैसे वो तराशता है, कट करके उसको सही उसको शेप देता है, क्योंकि वो डिसेंसी लाने के लिए, अच्छा दिखने के लिए, ब्यूटीफुल दिखने के लिए, खूबसूरत दिखने के लिए वो उनको काट छांट के उसको सही करता है, जिससे उसकी उस बागीचे की सुंदरता बढ़ जाती है। तो शिक्षा में वही काम इस आइडियलिज्म का है कि उसको जो एक शिक्षक जो होता है, वो जो बच्चे होते हैं उनको काट छाट के, यानी उनको सही करके उनको सही दिशा देना होता है, उनको उद्देशित करना होता है, उनको एक गाइड करना होता है कि किस तरह से वो काम करें, किस तरह से वो शिक्षा प्राप्त करें, किस तरह से स्टडी करें, किस तरह से जीवन व्यतीत करें। ये आदर्शवाद के द्वारा, यानी आध्यात्मिक परमात्मा से जुड़ने के लिए, परमात्मा को हम कैसे हम सुख प्राप्त कर सकते हैं इस संसार में, और दूसरे संसार में किस तरह का हम सुख भोग सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो ये आदर्शवाद में बताया गया था। अब हम लेते हैं दूसरा पॉइंट हमारा है नेचुरलिज्म। नेचुरलिज्म जिसके माने होता है प्राकृतवाद। इसका डेफिनेशन, परिभाषा इस तरह से बताई गई है। डेफिनेशन जिसको कहा जाता है, या परिभाषा आप कह सकते हो। डेफिनेशन, परिभाषा ये है कि ये हिंदी में नेचर से इसका परिभाषा किया गया। नेचर प्लस ISM। नेचर का मतलब होता है प्राकृत, और ISM का होता है वाद, प्राकृतिकवाद ये है जिसको हम दूसरे शब्दों में भौतिकवाद भी कह सकते हैं। ये हिंदी रूपांतर है नेचुरलिज्म का। यल इसलिए जोड़ा गया है ताकि वो सही उसको हम पढ़ सके, प्रोनाउंस कर सकें, इसके लिए एल जोड़ा गया है। तो नेचुरलिज्म, एल खाली उसका कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन उसको सही उच्चारण करने के लिए, सही प्रोनाउंसिएशन देने के लिए, करने के लिए वो नेचुरल यल को जोड़ा गया है। और जैसे कि मैंने कहा कि नेचर और ISM में दो शब्द हैं, दो वर्ड हैं। तो नेचर का होता है प्राकृतिक, जैसे आपको भी पता है, और ISM का मतलब होता है वाद। ये दोनों मिलाकर होता है प्राकृतिकवाद। तो हमारा आज का जो पॉइंट्स है जिस पे हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं, नेचुरलिज्म यानी प्राकृतवाद किस कहते हैं, किसको? प्राकृतवाद। जैसे जो फिलोसफर हैं, जो उनका मानना है कि प्रकृति ही सब कुछ है। जैसे पिछले लेक्चर में, यही अध्याय तो वही है जिससे आइडियलिज्म के बारे में बताया गया था कि आइडियलिज्म ही सब कुछ है। तो आइडियलिज्म का मतलब यह है कि आदर्शवाद, शिक्षा में आदर्शवाद कैसे हम अपने जीवन को व्यतीत करें, कैसे हम अपने जीवन में ला सकते हैं। ये सारे पॉइंट्स हमने पिछले मरतबा डिस्कस किया था। तो इसके जस्ट अपोजिट ये है, ये नेचुरलिज्म, इसमें परमात्मा का कोई वो नहीं है, सोच नहीं है, या कहना चाहिए कि कोई उसके बारे में इनका जो फिलोसफर हैं, इनका मानना ये है कि जैसे स्पेंसर हैं, रूसो हैं, बर्नार्ड शॉ हैं, हॉब्स हैं, कॉम्टे हैं, ये जो फिलोसफर है, इनका मानना ये है कि प्रकृति ही सब कुछ है। जो भी कुछ होना है, जो भी कुछ करना है, इस संसार में ही करना, और इसके बाद मिट्टी में मिल जाना है। यानी प्रकृति से ही हमें सब कुछ सीखना। और उसी चीज में ये है जो सारे प्राकृतवादी जो है वो उनका मानना है, या कहते हैं कि प्रकृति से ही हम सीखते हैं। ये जो हमारे स्कूल, कॉलेजेस, शैक्षिक संस्थान जो चल रहे हैं, ये कुछ नहीं है। इंसान जो है एक्सपीरियंस से सीखता है, तजुर्बे से सीखता है। उसको जैसे आगे हम डिस्कस करेंगे कि स्कूल में उनका जो नेचुरलिस्ट जो क्या कहना चाहिए फिलोसफर हैं, इनका मानना है कि बच्चों को जो स्कूल भेजा जाता है, स्कूल में सीखने, तो ये बच्चों के साथ में एक प्रकार का कहना चाहिए कि जुल्म है कि उनको जबरदस्ती शिक्षा
का भार दिया जाता, शिक्षा सिखाई उनको, शिक्षा के तौर पर उनको सिखाया जाता, लेकिन उनका ये मानना है कि वो खेल के द्वारा सीखें, यानी दुनिया को देखें और उससे सीखें, उससे एक्सपीरियंस करें। ये इनका अलग अलग थॉट्स है, इनका जो फिलोसफर इनका मानना है कि शिक्षा किस प्रकार की होनी चाहिए, शिक्षा में कैसे नेचुरलिज्म क्या चीज होता है। तो नेचुरलिज्म ये है शिक्षा में कि जैसे शिक्षक होता है वो प्लेबैक होता है, ना कि फ्रंट में होता है। नेचुरलिज्म में शिक्षक जो होता है वो फ्रंट में नहीं, बैक में होता है, प्लेबैक में होता है। वो प्लेबैक से उसको गाइड करता है, यानी एक्सपीरियंस के द्वारा। बच्चे जो छोटे बच्चे हैं वो खेल के द्वारा एक्सपीरियंस करते हैं, खेल के द्वारा सीखते हैं, और लर्निंग यानी डूइंग बाय लर्निंग, काम करने के बाद सीखते हैं, यानी जो काम करने के बाद सीखते हैं और खेल के द्वारा सीखते हैं। ये जो एक्सपीरियंस है, मतलब ये ऐसा नहीं कि शिक्षा संस्थान में जाके वो सीखें, ये एक्चुअली ये जस्ट अपोजिट है उसका आदर्शवाद के बारे में। जैसे मैंने कहा था कि शिक्षा यानी प्राकृतवाद, भौतिकवाद यानी भौतिकवाद ही, यानी भौतिक जो सुख है वो इस दुनिया में ही है, इसके बाद कोई दुनिया, कोई संसार नहीं है। जो भी कुछ भोगना है, जो भी सुख प्राप्त करना है, इस प्राकृतवाद के द्वारा ही हमें मिलना है, और दुनिया में जो भी कुछ हम कर पाएंगे वही हमारे लिए, वही हमें, उसी से हमको मिलना है। तो ये भौतिकवाद या प्राकृतवाद का ये कहना है, जो मोस्टली फिलोसफर का मानना है। जैसे मैंने कहा कि इसके दो मेन जिनको माना जाता है, एक तो रूसो हैं और दूसरे स्पेंसर हैं। रूसो और स्पेंसर इनका मुख्य जो है माना जाता है। ऐसे तो कई फिलोसफर है, जैसे मैंने कहा कि हॉब्स है, कॉन्टे हैं, स्पेंसर हैं, रूसो हैं, तो लेक्स मार्क, ये जो कई ऐसे फिलोसफर जो प्राकृत, इनका ये मानना है कि प्राकृत की तरफ लौटो, बैक टू नेचुरलिज्म। तो इनका नारा था, जो प्राकृतवादी जो फिलोसफर थे, नेचुरलिज्म के जो फिलोसफर थे, इनका ये मानना है कि प्राकृत की तरफ लौटो, ना कि दूसरी तरफ, क्योंकि ये प्राकृत जो ये संसार है हमारे लिए सुख और जो भी कुछ सुख भोगना है, दुख भोगना है, इस संसार में करना है। तो संसार में सुख भोगने के लिए उसके लिए हमें काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, और ये जो भी एक्सपीरियंस मिलेगा ये यहीं से मिलेगा। तो दूसरा यहाँ पे दूसरी दुनिया में, दूसरे संसार में हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। तो भौतिकवाद या नेचुरलिज्म या जिसको कहा प्राकृतवाद जो है, हमें ये इनका ये मानना है कि जो कुछ भी है आज इस संसार में वो भौतिक यानी भौतिक सुख जो है वो हमें इस संसार में ही उसे हमें भोगना है। बाकी जैसे मृत्यु पर्यंत, जैसे आदर्शवाद में था कि मृत्यु पर्यंत, मृत्यु के बाद भी हमें दूसरे संसार में वहां पे जो भी हमने क्रियाएं की थी या जो भी हमने कर्म किए थे उसका भुगतान वहां पर। लेकिन यहाँ पे कोई इस तरह का थॉट्स नहीं है। तो ये जो चीजें हैं प्राकृतवाद या भौतिकवाद के, ये जो इनका फिलोसफर का मानना है कि प्रकृति की तरफ लौटो, तो बैक टू द नेचुरलिज्म। तो ये जो मानना है इनका है कि सब कुछ, यानी ये जो संसार है ये भौतिकवाद है, ये जो कुछ है हमें जो कुछ मिलना है यही मिलना है। तो इसके बारे में जैसे मैंने कहा कि इसमें एक और पॉइंट्स है जो अगले लेक्चर में हम आपको शेयर करेंगे, आपको बताएंगे। प्रैग्मेटिज्म के बारे में अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ये जो है अभी थोड़ा जो सारांश है या जो कहना चाहिए डिटेल में ज़्यादा बताया, क्योंकि शॉर्ट में करके मैंने बताया, इसका डिटेल बताया मैंने और समरी बताया। तो ये जो इसका सारांश यही है कि भौतिकवाद जो है हम अपने तजुर्बों से, अपने एक्सपीरियंस से अब काम करके उससे सीखता है। ये भौतिकवाद या प्राकृतवाद इसको कहते हैं। और प्राकृतवादियों का मानना यह है कि प्रकृति की तरफ लौट आओ। अगर आप कुछ दूसरा कुछ कर रहे हो तो ना उसके बारे में सोचो, ना उसके बारे में कुछ करो, जो कुछ है प्रकृति है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको प्रैग्मेटिज्म के बारे में बताएंगे। लेकिन ये जो लेक्चर आपका मैंने जैसे मैंने बताया, जो आपके सामने शेयर किया, जो भी मैंने बातें रखी उसको ध्यान से देखिए और उसके बारे में आप अपने कमेंट्स दीजिए। और नेक्स्ट टाइम आपका इसी हफ्ते में आपका दूसरा टेस्ट लेना है,
तो आप उसके लिए तैयार रहें और फीडबैक दें कि आपको समझ में आया नहीं है, समझ में आया, कमेंट्स करें और बताएं अपना, लाइक करेगा समझ में, अगर लाइक करना है तो आप लाइक करो और हमें कमेंट्स के द्वारा बताइए। थैंक यू।